हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सारे ऑप्शंस को डिटेल्स में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां आवश्यकता होगा अन्य पॉइंट का भी चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है। आप लोग देखे होंगे मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया किसके कारण पीला होता है। ध्यान से देखेंगे किसके कारण पीला होता है। क्वेश्चन में यह है पीला किसके कारण होता है, तो ऑप्शन सभी देख लें। जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दोस्तों तो सारे ऑप्शंस पढ़ लें। भले ही आपको एक नजर में ही ऑप्शन दिख जाए आंसर वाला, लेकिन हम बोलेंगे सारे ऑप्शन पढ़ लें। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है यूरोक्रोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा यूरोक्रोम होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। ध्यान से सुने, किसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हुआ, यूरोक्रोम के कारण। चलिए अब बाकी शेष ऑप्शंस को देखते हैं और क्या खासियतें हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में था क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से समझें दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। ध्यान से समझेंगे, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक के कारण पेड़ पौधों में, वर्णी लवक जो होता है पेड़ पौधों की तनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्णी लवक पेड़ पौधों की तनों में पाया जाने वाला एक रचना संरचना होता है। ठीक है, वर्णी लवक आप ध्यान रखें, क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है वर्णी लवक, ये पेड़ पौधों की तनों में पाया जाता है। ऑप्शन बी तो यूरोक्रोम है, इसका आंसर हो गया दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्लोरोप्लास्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं, ऑप्शन सी पे। ध्यान से देखें दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश शब्द है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। दोस्तों, क्या कहते हैं हिंदी में? हरित लवक कहते हैं। आप लोग ध्यान दें, हरित लवक चीज जो है यानी क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। हरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल भी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ध्यान रखें, क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन पत्तियों के अंदर किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला यह है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में। हाँ, एक चीज और, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए सभी लोग दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है पूछ दे तो क्लोरोप्लास्ट को ही कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिला। इसको हरित लवक बोलते हैं, पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। लास्ट है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक। ध्यान से सुने, अवर्णी लवक कहते हैं दोस्तों, अवर्णी लवक कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में। अवर्णी लवक मतलब इसमें कोई रंग नहीं रहेगा। ये जनरली ल्यूकोप्लास्ट जो होता है या तो श्वेत होता है दोस्तों, या रंगहीन होता है। कैसा होता है? या तो दो श्वेत होता है या फिर रंगहीन होता है। यह पेड़ पौधों में पाया जाने वाला लवक है। कहां पाया जाता है? पेड़ पौधों की जड़ी में, मिट्टी के अंदर जो जड़ होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको आंसर भी मिला और बाकी ऑप्शन के बारे में जानकारी भी मिला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पित्त रस का स्राव कहां से होता है। क्वेश्चन देख लें आप लोग दोस्तों, पढ़ लें, पित्त रस का स्राव कहां से होता है। चलिए इसके सभी ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है छोटी आंत से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी अग्नाशय से, ऑप्शन डी ग्रहणी से। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे तो सोच सकते हैं यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, पित्त रस का स्राव कहां से होता है? यकृत से होता है। पित्त एक पाचक एंजाइम होता है दोस्तों, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, यह भोजन को अम्लीयता को घटा करके क्षारीय बनाता है। ठीक है, पहले पित्त के बारे में देख लें। पित्त की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है।
पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है दोस्तों, पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। अब इसके आंसर की बात करें, पित्त रस का स्राव कहां से होता है? यकृत से। स्राव का मतलब कि निकलता कहां से? तो हमारे शरीर में यकृत एक ग्रंथि है, उसी से पित्त रस का स्राव निकलता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, पित्त रस निकलता भले ही यकृत से है, लेकिन जमा कहां होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में जाकर। दोस्तों कहां जमा होता है? पित्ताशय एक अंग है, वहां पे जाके जमा होता है। ध्यान रखें, पित्त का स्राव यकृत से होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है, पीएच मान 7.7 होता है। ध्यान रखें, क्षारीय का पीएच मान 7.7 ही 7 से अधिक ही होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। अब इसके आंसर जो है, यकृत के बारे में कुछ खास पॉइंट है, देख लेते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, यकृत जो है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान से सुने, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम का ये यकृत है। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन था, पित्तरस का स्राव कहां से होता है? यकृत से होता है। पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है, ध्यान रखें, पीएच मान 7.7 निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में। इसके आंसर की बात करें, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन, यकृत का वजन 1.5 किलोग्राम है। अब बाकी ऑप्शंस की बारी। चलिए ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए है छोटी आंत। ध्यान रखें दोस्तों, मनुष्य में आहार नाल है, आहार नाल 6 भागों में बटा है। पहला मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो है आहार नाल का भाग है। ध्यान रखें दोस्तों, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे लंबा भाग छोटी आंत का आहार नाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। 6 से छोटी, 6 से 6, बहुत ही मैच करता है, 6 से छोटी, 6 से 6। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, यह सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और ध्यान से देखें, आहार नाल तो पूरा भाग 6 भागों में बटा हुआ है, लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। ध्यान रखें, भोजन का पूर्ण पाचन 6 अंगों में से कहां होता है? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ध्यान से सुने, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, जेजुनम और क्या चीज में? इलियम में। छोटी आंत ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए से हमें क्या जानकारी मिला? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई 6 मीटर है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। यह 3 भागों में बटता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लें। छोटी आंत के बाद आ जाए अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान से देखें दोस्तों, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। क्या दोस्तों? अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, जो मानव शरीर में आहार नाल के अमाशय जो है ना, अमाशय उसके नीचे थोड़ा सा स्थित होता है। ठीक है, कहां स्थित होता है? अमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आपका आंसर आएगा अग्न्याशय ग्रंथि। ध्यान से देखिए, अग्न्याशय ग्रंथि में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लिएज। क्या क्या बोले दोस्तों? एमाइलेज जो है पाया जाता है इसमें, लाइपेज पाया जाता है इसमें। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन पाया जाता है दोस्तों इसमें, ट्रिप्सिन पाया जाता है, और न्यूक्लिएज पाया जाता है। ध्यान से देखें, न्यूक्लिएज पाया जाता है। अग्नाशय में, अग्नाशय आहार नाल का जो अमाशय वाला हिस्सा है उसके नीचे थोड़ा सा रहता है। अग्न्याशय का रंग पीला होता है दोस्तों, ध्यान रखें, अग्न्याशय ग्रंथि का रंग पीला होता है। ठीक है, अग्न्याशय में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लिएज कितने प्रकार का? 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लिएज। ठीक है, अग्न्याशय का रंग पीला होता है। अग्न्याशय से ही अग्न्याशय रस निकलता है, अग्न्याशय रस में ये सारे चारों पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लिएज। और ग्रहणी, अगले ऑप्शन की बात करें तो ग्रहणी, तो देखिए दोस्तों, ग्रहणी आपका छोटी आंत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, छोटी आंत का प्रथम भाग जो होता है ग्रहणी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सीधा छोटा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खासियत आपको जानकारी मिलेगा।
बाघ उपभोक्ता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है, तो ये बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ताओं को 3 स्तर पर बांटा गया है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रखा गया। ध्यान से देखें दोस्तों, हमारे जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, हमारे वातावरण का, उसमें प्रथम जो होता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता जो है वो कौन सा है, बाघ, ये देखना है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, तृतीय पोषी स्तर। अब ये दोस्तों आपको होगा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, लेकिन हम करेंगे कंफ्यूजन को क्लियर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। प्रथम पोषी स्तर में वे जीव जंतु आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं सब प्रथम पोषी स्तर में आ गए। जैसे अपना गाय हो गया, गाय भैंस, ठीक है दोस्तों, गाय भैंस बकरी, ठीक है, गाय भैंस बकरी हिरन, ये जो हैं जीव जंतु हैं प्रथम पोषी स्तर होते हैं। ये पूर्ण रूप से शाकाहारी चीजों पर निर्भर करते हैं, घास फूस खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर में गाय भैंस बकरी हिरन, जो शाकाहारी घास फूस ये सब खाते हैं, वो आते हैं। अब चलते हैं द्वितीय पोषी स्तर में। अब द्वितीय पोषी स्तर में वो चीज आएंगे जो प्रथम पोषी स्तर वाले जंतुओं को खाते हैं, और हो सकता है खुद भी शाकाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर में आपका मुख्य रूप से क्या क्या आएगा, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें शेर भी आएगा, बाघ भी आएगा। अब होगा यहीं से कंफ्यूजन, लेकिन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बिल्ली भी आएगी, बिल्ली भी इसी में आ जाता है दोस्तों, कुत्ता भी इसी में आ जाएगा, कुत्ता कुत्ता, ठीक है, लोमड़ी भी इसमें आ जाएगी, और भी कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से अब देखें, अब होता क्या है, शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, इसमें से देखें तो शेर और बाघ पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव हैं, तो मांसाहारी जो है इन सबको खाते हैं। अब बाकी के शेष ऑप्शन बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी के अगर जो देखें, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी जो है शाकाहारी भी खुद हद तक, कुछ हद तक है, और मांसाहारी भी है। ठीक है, तो द्वितीय पोषी स्तर में वे चीज आएंगे, ज्यादातर चांस है इन सबों के लिए। ठीक है, जो शाकाहारी भी हो और खुद भी मांसाहारी भी हो। शेर, बाघ देखिए इसमें भी है, लेकिन अब समझेंगे, तृतीय पोषी स्तर में केवल और केवल उन्हें रखा गया है जो केवल मांसाहारी हैं, शाकाहारी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुने, तृतीय पोषी स्तर में उसे रखा गया जो केवल मांसाहारी हैं, शाकाहारी एकदम नहीं है। तृतीय पोषी स्तर प्रथम पोषी स्तर को भी खाएगा और द्वितीय पोषी स्तर को भी खाएगा। ठीक है, जैसे कि बाघ हो गया हमारा तृतीय पोषी स्तर, ये क्या करते हैं, गाय भैंस बकरी हिरन ये सबको भी खाते हैं, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी ये सबको भी खाते हैं। ठीक है, तो तृतीय पोषी स्तर में शेर भी आ जाता है, बाघ भी आ जाता है दोस्तों, और इसी के जैसा गिद्ध भी आ जाएंगे, गिद्ध दोस्तों। ठीक है, गिद्ध भी आ जाएंगे, कुछ पक्षियां भी हैं जैसे गिद्ध हो गए, और कुछ जीव जो अलग से जंतु हैं वो सब भी आते हैं। तो तृतीय पोषी स्तर में वे आएंगे जो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर दोनों में है। ठीक है, दोनों को खाते हैं। ध्यान रखेंगे लिए बाघ और शेर के लिए स्पेशल पॉइंट ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर जो केवल द्वितीय पोषी स्तर रहा, तृतीय पोषी स्तर ऑप्शन में नहीं रहा, तो हम द्वितीय पोषी स्तर को ही टिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर दोस्तों तृतीय पोषी स्तर रहा तो आपको तृतीय पोषी स्तर ही टिक करना होगा, क्योंकि द्वितीय पोषी स्तर से बेटर यहाँ पे ऑप्शन है तृतीय पोषी स्तर का। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों, बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर, प्रथम श्रेणी के पोषी स्तर में कौन कौन आएंगे, शाकाहारी, गाय भैंस बकरी, ये सब जो शाकाहारी पूर्ण रूप से होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में आ जाएंगे शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, जो शाकाहारी भी है और कुछ हद तक क्या ज्यादातर मांसाहारी है, कुछ हद तक शाकाहारी है। और तृतीय स्तर पे प्योर मांसाहारी है, शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों को भी खाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पहले समझेंगे। मनुष्य यानी हम लोग, बिल्ली यानी कि जानवर करते हैं, चमगादड़ यानी पक्षी जो है, ठीक है, अग्रपाद मतलब आगे का हाथ, अग्रपाद मीन्स क्या, आगे का हाथ। वे क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में देखें समझात अंग है, बी में देखें असमझात अंग है, डी में देखें अवशेषी अंग है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा समझात अंग होगा। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है,
ऑप्शन भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा, एकदम टू कॉपी यही क्वेश्चन है क्लास 10th के साइंस का। ठीक है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद कैसे अंग है? तो अब समजात अंग है। अब समझते हैं समजात अंग क्या है, असमजात अंग क्या है, और फिर हमारा अवशेषी अंग क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। समजात अंग हमारे जीव जंतुओं के कुछ अंग जो होते हैं मैच करते हैं। ठीक है, तो समझेंगे समजात अंग उन्हें कहा गया है जिनका रचना और उत्पत्ति तो समान होगा। ध्यान से समझेंगे, रचना उत्पत्ति क्या होगा दोस्तों? समान होगा, लेकिन उनके कार्य जो होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, कार्य क्या होंगे दोस्तों? अलग अलग कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, कार्य अलग अलग करेंगे। रचना उत्पत्ति समान होता है, ठीक है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, अपना कार्य जो है हाथों से करता है, अग्रपाद में अगला हाथ, ठीक है, उठाने में, पकड़ने में, ये सब करते हैं। लेकिन बिल्ली क्या करने में? छड़पने में यूज करते हैं ज्यादातर, चलने में। चमगादड़ क्या करते हैं? अपने पंखों के रूप में अपने यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो पैर को अपने आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़, ध्यान रखें इन सब का अग्रपाद जो है ना, रचना उत्पत्ति समान है। इन सब का, तीनों का रचना उत्पत्ति समान है अग्रपाद का, लेकिन कार्य अलग अलग निर्वहन करते हैं। ठीक है, कार्य अलग अलग निर्वहन करते हैं। ये हो गए समजात अंग के उदाहरण, ध्यान रखेंगे। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों असमजात अंग। असमजात अंग जो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी रचना उत्पत्ति असमान होगा। ठीक है, रचना उत्पत्ति क्या होगा दोस्तों? असमान होगा, यानी कि बनावट, उसका जो बनावट है वो अलग अलग होंगे, लेकिन कार्य समान करेंगे। कार्य इसमें समान होगा, ध्यान रखें, कार्य इसमें समान होगा। ठीक है, असमजात अंग में रचना उत्पत्ति, ठीक है, अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, लेकिन कार्य समान को करते हैं। जैसे समझते हैं, कीट और बहुत सकते हैं पक्षियों और कीटों के पंख। ठीक है, तितलियों के पंख सबसे बेस्ट उदाहरण हो गया, कीट और तितलियों के पंख। ध्यान से समझे, कीट और तितलियों के पंख, कीटों के पंख, तितलियों के पंख, भले ही ये उड़ने में काम करते हैं, पक्षियों के पंख भी ले सकते हैं। ठीक है, पक्षी के पंख भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग फील कीजिएगा, अगर जो कीट कभी पकड़े होंगे, तितली पकड़े होंगे, इन दोनों में समझे, पक्षियों के जो पंख हैं, कीट वाला थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, तितली वाला बहुत सॉफ्ट होगा, पक्षी वाला तो बहुत बड़ा होता है। इन सब का कार्य निर्माण जो हुआ है, प्रकृति ने जिसको बनाया अलग अलग बनाया, लेकिन सबका काम क्या हो? उड़ना। ठीक है दोस्तों, सबका काम क्या है? उड़ने में वो मदद करता है। ठीक है, तो असमजात अंग में वे अंग आते हैं जिसकी रचना और उत्पत्ति असमान होते हैं, लेकिन कार्य समान करते हैं। पूछ ले कीट और तितलियों के जो पंख है वो इनमें से कौन है? तो असमजात अंग हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अवशेषी अंग। तो दोस्तों अवशेषी अंग वे अंग हैं जो हमारे शरीर में तो, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। जैसे सबसे फेमस उदाहरण है अपेंडिक्स का। ध्यान से दोस्तों देखिए दोस्तों, अपेंडिक्स जो है हमारा अवशेषी अंग है। ठीक है, अपेंडिक्स जो है हमारा अवशेषी अंग है, या इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। इसी तरह का पूछा जाता है एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितने तरह के अवशेषी अंग पाए जाते हैं? दोस्तों 100 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100 प्रकार के, जिनमें सबसे फेमस उदाहरण है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ होता है यह भी हम बता दें। आहार नाल 6 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, छोटी आंत, बड़ी आंत। कहाँ बोल रहे हैं हम? छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया, इसके बीच में ज्वाइंट होता है। ठीक है, उन्हीं ज्वाइंट पर जो है अपेंडिक्स, अंगुली के आकार का रचना होता है, जिसका मुंह बंद रहता है जनरली, वही रचना होता है अपेंडिक्स। ठीक है, अंगुली के आकार की रचना होती है, वही रचना होता है अपेंडिक्स। कहां पाया जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाया जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिला होगा। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद जो है समजात अंग के उदाहरण है। समजात अंग में रचना उत्पत्ति समान होगा, लेकिन कार्य अलग अलग होगा। असमजात अंग जिसकी रचना उत्पत्ति असमान हो लेकिन कार्य समान हो, जैसे कीट, तितली और पक्षियों के पंख जो होते हैं, इसकी बनावट अलग अलग है, लेकिन कार्य समान करते हैं फ्लाई करने में, उड़ने में। अवशेषी अंग जिसका मनुष्य में शरीर में तो है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार 100 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ध्यान से देखें, पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन है कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है?
देखिएगा ऑप्शन है हाइड्रा है, मेढक है, गाय है, अमीबा है, किसमें पुनरुद्भवन होता है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखें, हाइड्रा में पुनरुद्भवन होता है। समझेंगे क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। पुनरुद्भवन जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, जो समझेंगे। देखिए दोस्तों, पुनरुद्भवन बोल सकते हैं ये जनन का एक प्रकार है, ठीक है। पुनरुद्भवन में समझाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आलू वगैरह रखे रखे क्या होता है, उनमें अंकुरन आ जाता है, ठीक है। घरों में देखे होंगे आलू अगर जो बहुत लंबे समय तक रख दीजिएगा तो उनमें अंकुरन आ जाएगा। आलू अगर जो इस शेप का है तो जगह जगह पर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी कलियां निकलने लगेगी, ठीक है। अगर आप उस चीज को थोड़ा और बड़ा होने दें तो फिर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे के रूप में भांति जन्म ले लेते हैं। हाइड्रा में भी ठीक ऐसा ही होता है दोस्तों। हाइड्रा का शरीर जो होता है कहीं कहीं से कलिका निकल जाती है, फूट जाती है, ठीक है। और फिर बड़ा होने पर वो मेन हाइड्रा से अलग हो जाता है, जिसके कारण नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो ये पुनरुद्भवन की क्रिया हाइड्रा में होती है। अमीबा को देख लें दोस्तों, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जलीय मृदुलीय जलीय प्रोटोजुआ है। इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, ठीक है। अमीबा में भोजन के ग्रहण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। इसमें भोजन का ग्रहण कुटपादों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, कुटपादों द्वारा भोजन का ग्रहण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमीबा से बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, अमीबा में भोजन का ग्रहण किससे होता है, कुटपादों द्वारा। इसमें भोजन के ग्रहण के लिए मुख जैसी कोई रचना नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा, ध्यान रखेंगे हाइड्रा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।